गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है दोस्तों क्लास में। देखिए ये क्लास जो है आपकी थोड़ी डिफरेंट तरीके जो है स्ट्रीम हो रही है, जैसा आप अब तक ऑलरेडी जान चुके होंगे। कल की जो क्लास हुई थी, जो इससे पहले वाली क्लास थी, जिसमें लेसन नंबर 14 आपको लिखा दिखेगा, वो करीब 18-19 मिनट की क्लास थी। वो L14 के नाम से आ रहा होगा। यहाँ पर आपको 13 शो हो रहा होगा। उस क्लास को आप इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर दैट क्लास। ठीक है, ये वाली क्लास को, उसके अंदर कंटेंट कुछ कवर नहीं कराया गया बिकॉज ये थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हुआ है। इससे एसोसिएटेड डिस्कशन आपके साथ उसमें करा गया था। यू कैन इग्नोर दैट क्लास, जो कि आपकी कल फॉर रिकॉर्ड आपको बता दूं 11 जनवरी को वो क्लास हुई थी। ठीक है, आज 12 जनवरी है, कल 13 तारीख है। उस क्लास को आप इग्नोर कर सकते हैं। और इस क्लास के अंदर आपको जो है मैं कंटेंट कवर कराऊंगा। इससे पिछली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने बात करी थी नेशनल इमरजेंसी, वो सब डिस्कशंस हमने करे थे। उसके बाद हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पूरा डिस्कशन करा था। उसके आगे का डिस्कशन जो है हम यहाँ पर आपके साथ करेंगे। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार आप कमेंट करके मुझे कंफर्म कर दीजिए कि हाँ सर सब ओके है। और वीडियो, स्लाइड और आवाज़, ये तीन चीज़ें अपने को जो है चाहिए। वीडियो नहीं भी आएगी तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेनली जो स्लाइड है वो आपको चलती हुई दिखनी चाहिए। और इसके अलावा जो है आपके पास स्लाइड आपको दिख रही है, आवाज आ रही है, इतना काफी है। ठीक है, देखिए एक और चीज मैंने नोटिस करी है, पोल्स में दिक्कत आती है बिकॉज पोल में क्या है कि आपको हाथों हाथ जवाब चाहिए, हाथों हाथ सब कुछ होना चाहिए। बट थ्योरी क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप मेरी बात को ध्यान से आधे मिनट अच्छे से समझेंगे। दिक्कत क्यों नहीं आएगी? बिकॉज अगर मैं एक फ्लो में आपको इधर से बोल रहा हूं तो वो एग्जैक्ट फ्लो आपके पास उधर पहुंच जाएगा और आप अपने नोट्स वगैरह प्रॉपर्ली बना पाएंगे। एक दो जगह पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जैसे कि आप अपने डाउट्स जो पूछ रहे हैं वो मुझे थोड़े से लेट मिलेंगे। उन इश्यूज के अलावा अगर आप ध्यान से बात को सुनेंगे, समझेंगे, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए बैक क्यों हो रहा है या फिर जो बाकी इश्यूज हैं वो इधर से मैं चाहकर भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। आप अपनी तरफ से क्लास को लगाइए। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तो आप क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है देख सकते हैं। ठीक है, स्लाइड ब्लर आ रही है, कोई बात नहीं, काम चला लीजिए। मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूँ, आप सब जानते हैं शायद, मतलब जितने भी एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं सब में सबसे बड़ी राइटिंग हो सकता है मेरी हो, और पर स्लाइड कंटेंट काफी कम होता है तो आपको इजिली दिख जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं जी कहानी को। और मैं एक नया टॉपिक आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे कुछ सजेशंस है। पहला ये कि आप कमेंट कम करिए, फोकस ज्यादा करिए। ठीक है, सेकेंडली ये कि कोशिश करिए चीजों को सीखने की, बिकॉज वही अपने पास एक रास्ता बचा है ना। जब तक चीजें और बेहतर नहीं हो रही तब तक कोशिश करिए कि क्लास से आउटपुट लीजिए। अगर आपको बहुत ही दिक्कत आ रही है, अगर आप बिल्कुल होपलेस हो गए हैं, आपको लगता है कुछ हो ही नहीं सकता, तो उस केस में आप क्लास को जो है बाद में आराम से रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है देख सकते हैं। ठीक है जी हाँ, प्रैक्टिस में आपको दिक्कत आ रही होगी, वो सारी बातें आपकी ठीक है, बट अभी के लिए मैं थ्योरी को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप हेडिंग डाल सकते हैं पार्लियामेंट। अब मैं एक फ्लो में बोलूंगा, आप एक फ्लो में समझेंगे, जिससे कि आप तक मेरा जो मैसेज है वो पहुंच जाएगा। उम्मीद है दो चार क्लासेस के बाद ये सब दिक्कतें ठीक हो जाएंगी और उम्मीद है चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, चलो पार्लियामेंट मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं। देखिए हम ऑलरेडी जानते हैं कि पार्लियामेंट में जो है वो तीन चीजें आती हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने यहां पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा। वाई? बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का हिस्सा है। राज्यसभा के ही तो जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वही तो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर वो ऑलरेडी उसका हिस्सा है तो हमें उन्हें अलग से मेंशन करने की नीड नहीं है। बट प्रेसिडेंट ना ही लोकसभा का हिस्सा है ना ही राज्यसभा का हिस्सा है, इसलिए उन्हें अलग से मेंशन करने की जरूरत है। ये आपके पेपर का सवाल है। पेपर में आया था कि पार्लियामेंट में क्या क्या होता है। एक ऑप्शन में जो है लोकसभा एंड राज्यसभा था, एक में तीनों थे, तो तीनों वाला आपका जो है सही आंसर था। ठीक है, जिसे ज्यादा दिक्कत हो रही है वो आप आराम से रिकॉर्डेड देख सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड योर इशू, मैं पूरे तरीके से समझता हूं, कोई प्रेशर नहीं है। आप आराम से रिकॉर्डेड देखिए, अगर आपको लगता है वो आपके लिए बेहतर है, अगर आपको लगता है लाइव बेटर है वो देखिए, परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन पर्टिकुलर चीजों को मिलाकर बनती है। ठीक है, ये आप चाहें तो अपने पास नोट करिए। अब मैं आगे चलता हूं। देखिए इसमें प्रेसिडेंट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया। प्रेसिडेंट जी के बारे में जो जो डिस्कशन हो सकते थे वो सारे आपको पढ़ा दिए गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा पढ़ाने वाला हूँ। देखिए ये जो एक ऐसा टॉपिक, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे ना तो वहां पर भी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अगर आप सीबीएसई कोई स्कूल का पेपर देने जा रहे हैं वहां पर भी आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर एसएससी के एजुकेटर्स भी आपको पढ़ाते हैं, कोई स्टेट पीएससी देंगे वहां पर भी पढ़ाया जाएगा। तो क्या ऐसा डिफरेंस है कि यूपीएससी वाला बच्चा, स्टेट पीएससी वाला बच्चा, एसएससी वाला बच्चा या फिर मान लेते हैं स्कूल वाला बच्चा, जो डिफरेंस है ना इसमें वो है क्वांटिटी ऑफ कंटेंट पे। यानी अगर यूपीएससी डिटेल में जाके सवाल पूछता है तो एसएससी उतना डिटेल में नहीं जाता, थोड़ा सा सटीक सवाल पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है। तो इस क्लास का जो मेन पर्पस है इस टॉपिक को पढ़ाने का वो होगा आपके पेपर के सवाल सही कराना, ना कि आपको परम ज्ञानी बनाना। ठीक है, तो यहां पर वो पढ़ाया जाएगा जो कि पिछले जितने भी सारे साल हैं उनमें पूछा गया है।
ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड वे में आपको पढ़ाया जाएगा। अब आप सब अपना रोना धोना बंद करिए, कमेंट सेक्शन को खाली कीजिए और स्क्रीन पे फोकस कर लीजिए। मेरे पार्ट पे जो मेरा बेस्ट है मैं वो दे रहा हूँ, आप अपने पार्ट पे अपना बेस्ट दे दीजिए। ठीक है, जिसे ज्यादा दिक्कत है वो क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देख सकता है। ठीक है, कल परसों तरसों से यही हम सेम बात 10-10 बार लिखेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्लास को लगाइए, सीखिए। जिंदगी में आगे भी बहुत बार ऐसी दिक्कतें आएंगी, जब आप सरकार का हिस्सा बनेंगे वहां पर भी आपको बहुत बार दिक्कत आएगी कि आप चाहेंगे कि ये ऑफिस चल जाए बट ये ऑफिस चलेगा ही नहीं, आप चाहेंगे कि पीएफएमएस चल जाए, वो चलेगा ही नहीं। तो वहां पर पैनिक नहीं करना, वहां पर जो हो सके वो करना है ना। बहुत बार ऐसा होगा चीजें आपके तरीके नहीं चलेंगी, उसमें भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप चीजों को समझे और बेस्ट आउटपुट निकालें। ठीक है, चलिए अब आप लिखें अपने नोट्स में लोकसभा। पहले मैं आपको लोकसभा के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर राज्यसभा, या फिर एक साथ भी चला लूंगा, हार्डली मैटर्स। देखिए जो लोकसभा है ना, इसे बोला जाता है लोअर हाउस, और इसको बोला जाता है पॉपुलर हाउस, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, मैं थोड़ा एक एक करके लिख देता हूं। लोअर हाउस, पॉपुलर हाउस और फर्स्ट चेंबर। ये जो है तीन अलग अलग नाम हैं लोकसभा के। पेपर आपसे पूछता है इनमें से किसे लोअर हाउस कहा जाता है या लोकसभा का दूसरा नाम क्या है, इस तरीके की चीजें पूछी जाती है। ठीक है, चिंता ना करें, टॉप राइट कॉर्नर में छोड़ दूंगा, आप उस चीज को लेकर बेफिक्र रहें। मैं करीब करीब इतना पोर्शन छोड़ने की आपके लिए कोशिश करूंगा, या मैं एक और काम कर लेता हूं, अपनी वीडियो को और छोटा कर देता हूं। अभी मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, चिंता ना करें, इतना सही है। ठीक है, चलिए लोकसभा को हम लोअर हाउस, पॉपुलर हाउस और फर्स्ट चेंबर के नाम से जानते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो टॉप कॉर्नर है ये मैं आपके लिए खाली छोड़ दूंगा, मैं एक बार अपने अंदाजे के लिए यहाँ बना भी लेता हूँ। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ सही आ रहा है इतना। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट सही है, इतना हिस्सा मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। इसी तरीके दोस्तों राज्यसभा का जो नाम है वो है सेकंड चेंबर। सेकंड चेंबर, फर्स्ट चेंबर तो बस कहने वाली बात है, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट है वो सेकंड है। बेसिकली दो चेंबर है, तो वो पहला चेंबर है, दूसरा चेंबर है। ये है सेकंड चेंबर, और इसे हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं, और यह है हाउस ऑफ एल्डर्स। दोस्तों इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे आगे चल के, बट अभी शॉर्ट में बता देता हूं कि पॉपुलर हाउस क्यों कहा जाता है। बिकॉज जनरली जब हम वोट अपना डालते हैं, तो जिस नेता को हम चुनते हैं, जिस नेता को हम चुनते हैं वो इंसान जो है वो लोकसभा में जाके बैठता है। बट जो इंसान को हम डायरेक्टली नहीं चुनते वो इंसान राज्यसभा में जाके बैठता है। यानी अगर मेरे इलाके में इलेक्शन है 2024 के, आज इलेक्शन से एसोसिएटेड काफी कुछ हम सीखेंगे। मेरे इलाके में इलेक्शन है, मान लेते हैं मैं मुरादाबाद से हूं, और वहां की जो कंस्टिट्यूएंसी है वहां पे कुछ लोग इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स बने हैं। मैं अपने वोट से उस इंसान को लोकसभा में जाके बैठा सकता हूं, इसलिए वो पॉपुलर हाउस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर वो लोग बैठते हैं जो जनता के बीच में पॉपुलर होते हैं। ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट चेंबर और लोअर हाउस भी कहा जाता है। इसी तरीके राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, और सेकंड चेंबर या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं, ये लोकसभा के अलग अलग नाम है। 1954 से पहले हम इन्हें हाउस ऑफ द पीपल, जैसे एक और नाम लिख देता हूं यहां पर, हाउस ऑफ द पीपल, या इन नामों से, अंग्रेजी नामों से जानते थे। बट 1954 में चीजें बदली और हमने हिंदी नामों को अपनाया। 1954 में हिंदी नेम्स लोकसभा एंड राज्यसभा वर एडॉप्टेड। ऊपर नहीं लिखना, ठीक है, रुकिए मैं सब सही कर दूंगा। अरे चिंता क्यों करते हो, मैं हूं तो सही, सब मेरे कंट्रोल में है, घबराना नहीं है बिल्कुल। अभी ठीक कर देते हैं उसे, बिल्कुल सही दिख रहा है, देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही दिख रहा है आप लोगों को इस समय। मैं इधर से चेक कर सकता हूं कितना पोर्शन ऑफ द स्क्रीन आपको दिख रहा है, बिकॉज मैंने ही वो यहां पर सेट कर रखा है। ऊपर की स्लाइड कट रही है, रुकिए, अब ठीक है, पहले से बेहतर है क्या? फिर भी मैं मार्जिन छोड़ दूंगा, चिंता मत करो। अब लिख दिया तो उसे हटाने नहीं चाह रहा मैं, क्योंकि और जगह स्पेस नहीं है। मार्जिन छोड़ दूंगा, चिंता मत करो। अभी तक इस क्लास में मैंने आपको बताया है कि प्रेसिडेंट ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा का हिस्सा है, इसलिए पार्लियामेंट में तीन हिस्से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा को हम इन नामों से जानते हैं जो कि आप लाल रंग से देख सकते हैं, राज्यसभा को हम इन नामों से जानते हैं जो कि आप काले रंग से देख सकते हैं। पहले इनके अंग्रेजी नाम हुआ करते थे, बट हमने 1954 में जो है लोकसभा राज्यसभा को अपनाया। ठीक है जी, समझ गए आप लोग। देखिए मैं आपको आखिरी बार इस बारे में बात करूंगा, इसके बाद मैं आप सबके कॉमेंट को इग्नोर करूंगा। आपको समझना होगा कि सब चीजें हम सबके या आप सबके इन जनरल कंट्रोल में नहीं होती, सबके अपने अपने काम होते हैं, है ना। ये काम एजुकेटर
का या फिर आपका या किसी का नहीं है, ये टेक्निकल टीम का काम है और शुरू से वही सब कुछ चलाते आ रही हैं, तो उन्हें उनका काम करने दीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए और आप अपना काम कर लीजिए। अभी के लिए जो है यही है, इससे मैक्सिमम आउटपुट निकालिए। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है रिकॉर्डेड देखिए, अगर आप जैसे तैसे देख सकते हैं लाइव देखिए, वाईफाई है लाइव देखिए, अगर मान लेते हैं मोबाइल डेटा का इशू है रिकॉर्डेड देखिए, जो भी है अपने को सॉल्यूशन निकालना है। अगर लग रहा है जी मैं ऐसे देख ही नहीं सकता, तो फिलहाल कुछ समय के लिए प्रैक्टिस कीजिए, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। आप लोग बहुत ज्यादा सेम बातें 1000 बार कहने से वो सही नहीं हो जाएंगी। अपनी एनर्जी को बचाइए, उसे यूज कीजिए, देखिए कि हाँ भाई ऐसे नहीं हो सकता तो क्या करना है। अगर एक सड़क पे जाम लगा है तो क्या करते हैं, दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं या वहीं खड़े रहेंगे पूरे जीवन। तो थोड़ा सा शांत रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए क्योंकि आपका वो काम है। चलिए, अब आपके कमेंट्स को एंटरटेन इस बारे में नहीं करा जाएगा, आपको बुरा लगता है लगे बट ऐसा नहीं करा जाएगा, ठीक है जी। आपकी बाकी सबकी भलाई के लिए फैसला लिया जा रहा है, बिकॉज जब रिकॉर्डेड लोग देखेंगे तो उन्हें सही से चीजें समझ में आनी चाहिए। अब दोस्तों, जो राज्यसभा है हमारी प्यारी सी, आगे चल के वैसे तो बहुत ज्यादा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी राज्यसभा है ना, इसमें जो मैक्सिमम लोग बैठ सकते हैं वो है 250। अगर चीजें बढ़िया चल रही होती ना तो मैं ये सब सवाल तो आप ही से पूछ लेता, मेरी मदद हो जाती, बट अभी के लिए कोई बात नहीं, आपको बताते चलते हैं। जिसमें दोस्तों 238 मेंबर्स हैं ना, वो इलेक्ट होते हैं। वो कैसे इलेक्ट होते हैं वो बातें करेंगे बाद में, अभी के लिए बस हम ये समझेंगे कि ये लोग होते हैं इलेक्टेड, यानी इन्हें चुना जाता है वोट डाल के। किसके द्वारा कैसे क्या वो बात की बातें हैं। और 12 ऐसे लोग हैं जो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा में 250 लोग बैठते हैं, जिसमें 238 मेंबर जो हैं उन्हें इलेक्ट करा जाता है और 12 मेंबर को नॉमिनेट करा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बट ये है मैक्सिमम, पेपर मैक्सिमम पूछेगा तो 250 पे टिक करेंगे। जो प्रेजेंटली चल रहा है, जो प्रेजेंटली चल रहा है, एट प्रेजेंट कहें तो टोटल मेंबर्स जो राज्यसभा में बैठते हैं दोस्तों वो है 245, जिसमें से स्टेट्स की तरफ से आते हैं 229 मेंबर्स, यूनियन टेरिटरीज की तरफ से आते हैं 4, और नॉमिनेटेड वाले जो हैं, अगर मेरी मैथ थोड़ी बहुत ठीक है तो निकल के 12 ही आना चाहिए, लिख देता हूं। नॉमिनेटेड जो दोस्तों वो है 12। गुड इवनिंग। यानी अगर आपसे पेपर पूछे मैक्सिमम वर्ड देके तो 250 पे टिक करिए। वो पूछे हाउ मेनी आर देयर एट प्रेजेंट, ऐसे शब्दावली का वो इस्तेमाल करे तो 245 पे आपने टिक करना है। नोट करिए, ठीक है। अभी तक मैंने आपको इस क्लास में बताया है कि प्रेसिडेंट भाई जी के बारे में बताया हमने, उसके बाद लोकसभा के बारे में बताया, राज्यसभा के बारे में बताया, हिंदी नेम्स के बारे में बताया है और राज्यसभा की स्ट्रेंथ के बारे में आपको बताया गया है। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पोजीशन बदलती है सर, मैं देख लेता हूँ। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये नॉनिमेटेड हो गया। अंग्रेजी मेरी वैसे ठीक है, घबराए नहीं आप, कभी कभार जरा मैं ऐसे इधर उधर चले जाता हूँ। अब दोस्तों, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो 4th शेड्यूल है ये डील करता है, इट डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा, ठीक है। ये बातें ऑलरेडी बता दी गई हैं, बट फिर भी इसलिए बार बार लिखा जाता है जिससे कि पेपर तक आपको चीजें दिमाग में बैठ जाएं। जो दोस्तों इलेक्शन है, इलेक्शन टू राज्यसभा, वो होते हैं इनडायरेक्ट। इलेक्शन के बारे में हम ज्यादा यहां पर नहीं समझेंगे, स्पेशली राज्यसभा के, लोकसभा के फिर भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा बिकॉज पेपर में यहां से एक भी सवाल नहीं आया है, ठीक है जी। इलेक्शन टू राज्यसभा इनडायरेक्ट होते हैं, यानी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आप समझदार हैं और फाइनली आप क्लास में फोकस कर रहे हैं अपने कमेंट्स को साइड करके, अच्छी बात है। ऐसे ही पढ़िए, जब क्लास एंड होगी तो आप काफी कुछ सीख कर जाएंगे, अदरवाइज बस परेशान होते रहेंगे जैसे पिछले कुछ दिन से हो रहे हैं। अभी तक दोस्तों मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि मान लेते हैं मैंने किसी इंसान को चुना, हाइपोथेटिकली सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने विधायक जी को चुना, उन विधायक ने जो है आगे जाकर सांसद चुना जो कि राज्यसभा में जाके बैठेंगे। अभी के लिए बस हम इतना समझेंगे, और क्योंकि एसएससी इतना ही जो है मांगता है, ठीक है जी। नोट करिए, आगे चलते हैं।
हमारे देश में राज्यसभा की सीटें हर राज्य के लिए अलग अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप ऐसे समझिए, यहां पर इंडिया लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं यूएसए। यूएसए में आप सब जानते होंगे कि दो 50 जो है टोटल वहां पे, मतलब उनके हिस्से उन्होंने बना रखे हैं, स्टेट्स बना रखे हैं। अभी थोड़ा सिंपल रखते हैं। यूएसए का जो अपर हाउस है ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते आपको, यूएसए का अपर हाउस को कहा जाता है सेनेट। सेनेट में क्या होता है, सेनेट में ईच स्टेट हैज 2 सीट्स irrespective ऑफ पॉपुलेशन। अभी समझाता हूं एग्जाम्पल से, चिंता ना करें। बट इंडिया में हमारा जो अपर हाउस है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, सीट्स फॉर अ स्टेट इन राज्यसभा इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। समझाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। डेफिनेट पिछली स्लाइड देख लो, 4-5 सेकंड जितनी भी देर आपको देखनी है। अब चलते हैं इस पे, आप आराम से इसे नोट करिए जब तक मैं समझाता हूं। देखिए, भारत में एक राज्य है उत्तर प्रदेश, एक राज्य है मिजोरम। अब यूपी में ज्यादा जनता रहती है एज कंपेयर टू मिजोरम, तो हमारा मानना यह है कि राज्यसभा में यूपी की आवाज ज्यादा बुलंद होनी चाहिए मिजोरम के मुकाबले। ठीक है, लेकिन यूएसए में क्या चलता है कि वहां पर मान लेते एक छोटा सा राज्य है और एक बहुत बड़ा राज्य है। डिपेंड इस पे बिल्कुल भी नहीं करेगा कि वहां की पॉपुलेशन, वहां का एरिया, वो सब चीजों पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। सीधी बात यह है कि हर राज्य को 2 सीटें दे दी, हर राज्य को 2 सीटें दे दी। समझ पा रहे हैं? इतनी सी बात है। सैंक्फर्ड दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वीडियो ऑफ नहीं हो पाएगी। ठीक है, यूएसए में जो सेनेट है, यानी उनका जो अपर हाउस है, उसमें हर राज्य के पास 2 सीटें हैं। इंडिया में जो राज्यसभा है, उसके पास जो सीटें हैं हर राज्य के पास, वो उस राज्य की पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको अगले पेज पे समझाता हूँ क्यों इंडिया वाला मेथड बेटर है। देखिए, जनरली तो हमने ये देखा है कि जिस जगह पे आप रहते हैं वही बेस्ट हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है जी। और जैसे हम भारत में, तो हमें बताया जाएगा भारत सबसे बढ़िया है। कोई यूएसए में है तो यूएसए में जो उनके लॉजिक चलते हैं उससे सबसे बढ़िया बताया जाता होगा, जो कि एक अच्छी भी बात है। इससे हमारा अपने देश के प्रति प्यार बना रहता है, और जो छोटी मोटी देश में कमियां हैं हम उसे सुधारते चलते हैं। ठीक है, तो भारत में कैसे चलता है कि मान लेते हैं भारत में टोटल 100 लोग हैं। अब 100 लोगों के लिए जो है, मान लेते हैं टोटल 10 सीटें हैं। तो हमारा मानना क्या है, इंडिया का मानना क्या है कि हर 10 पर्सन को एक नेताजी मिलेंगे। यही कॉन्सेप्ट हुआ ना हमारा, कि भाई भारत में अगर टोटल 100 लोग हैं और 10 हमारे पास लीडर्स हैं, तो हर 10 लोगों पे एक लीडर होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लेते हैं भारत को मैं यहां पर ऐसे करके तोड़ देता हूं, और यहां पर रहते हैं 50 लोग, यहां पर 10 लोग, यहां पर 20 लोग, यहां पर रहते हैं कितने हो गए जी, 60-80, यहां पर 10 मान लेते हैं, यहां पर 5 और यहां पर 5। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर राज्य को भी मान लेते हैं 6 कर दिए ना मैंने, थोड़ा सा और इसे काम करते हैं, इसे एक ही बना देते हैं, 10 कर देते हैं, 5 हो गए। मान लेते हैं इसे भी मैंने जो है 2 नेता दे दिए, यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2 और यहां से भी 2। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो 50 वाला राज्य है उसके जो जनता है उसकी आवाज बुलंद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज वो 50 लोग मिलकर 2 लोग अपनी आवाज पहुंचा पा रहे हैं। तो भारत का मानना क्या है कि भाई इस तरीके तोड़ो कि हर 10 पे एक, यानी यहाँ पे 5 नेताजी होने चाहिए, यहाँ पर एक, यहाँ पर 2, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, जिससे कि ज्यादा जनता है तो ज्यादा नंबर ऑफ लीडर्स हो और उनकी आवाज जो है ज्यादा बुलंद हो। ये भारत का कॉन्सेप्ट है, जो कि आई थिंक एक सही कॉन्सेप्ट है। तो भारत में जो है राज्यसभा की जो सीटें हैं किसी एक राज्य के लिए, वो उसकी पॉपुलेशन से प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उस राज्य की, उतनी ज्यादा सीटें उस राज्य की। ठीक है जी, आई होप आप बात को समझ चुके हैं। ये जो डेटा है किस राज्य की कितनी है, ये मैं अभी बीच में नहीं दिखाना चाह रहा, वरना टॉपिक थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। डेटा वगैरह आपको आगे चल के बता दिया जाएगा, चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, और हो सकता है कि थोड़ा सा आपको क्लास जो है थोड़ी सी बोरिंग टाइप लगे, बिकॉज बीच में चुटकुले नहीं आएंगे। बिकॉज चुटकुले जनरली क्या है कि मैं कोई याद करके नहीं आता हूँ, वो तो आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, हाथों हाथ जवाब दे देता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है। तो कोई बात नहीं, हिम्मत बांधे रखिए, उम्मीद है चीजें और बेहतर हो जाएंगी, तो फिर से अपना उस तरीके भी हम पढ़ने लगेंगे। बाकी डाउट्स वगैरह मैं हमेशा की तरह कोशिश करूंगा इस क्लास में भी लेके जाऊं, बट मान के चलिए कि हो सकता है अगले 2-4-5 क्लासेस तक आपके डाउट्स हो सकता है होल्ड पे रहे। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं बात को? हितेश, यूरोप इज नॉट अ कंट्री, तो यहां पर कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू पे बताया गया है। आप जिस भी पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं, आप उसके बारे में एक बार खुद पढ़ सकते हैं, कहीं दिक्कत आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में राज्यसभा की पूरी कहानी बताई। अब मैं आगे चलता हूं और आपको बताता हूं लोकसभा के बारे में। देखिए, लोकसभा हमारा जो है, मुझे आप सबके सारे कमेंट्स दिख रहे हैं दिव्यांश। लोकसभा जो है, इसमें जो मैक्सिमम सीटें हैं वो है 550। अर्लियर थी 552। ये जो 2 सीटें हैं, नॉमिनेशन
टू टू सीट्स इन लोकसभा फॉर एंग्लो इंडियंस, इसे रिमूव कर दिया गया है। अब ये खत्म हो चुकी है। देखिए जो रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो टेम्परेरी होता है जनरली, कि जैसे हम कहते हैं कि भाई 10 सालों के लिए सीटें रिजर्व होनी चाहिए, तो इट इज कंसिडर्ड टेम्परेरी, कि हाँ भाई उस समय उसकी जरूरत है तो उसे हम बनाए रखते हैं। तो अब हमारी जो पार्लियामेंट है उसे लगता है कि एंग्लो इंडियंस जो है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है भारत में वो बिना इस 2 सीटों के चल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर इन 2 सीटों को खत्म कर दिया गया है। ठीक है। ऐसी SC ST वाला जो रिजर्वेशन है वो भी 10 10 साल में आगे बढ़ रहा था, उसे अभी भी आगे बढ़ाया गया है। तो जो 2 लोग थे जो एंग्लो इंडियंस थे जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करा करते थे, अब वो कॉन्सेप्ट बंद हो चुका है। ठीक है जी, लिख देता हूं आपके लिए, एंग्लो इंडियंस यूज्ड टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट यूनियन में और गवर्नर स्टेट। इसे आप नोट करिए। चले जी आगे। देखिए एंग्लो इंडियन का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें एंग्लो हो गया है ना, एंग्लो यानी आंगल, यानी यूरोप से एसोसिएटेड या जनरली ब्रिटेन से एसोसिएटेड। इंडियन मतलब जो भारतीय है, यानी एक ऐसा इंसान जो है तो भारतीय, ही इज अ नेटिव ऑफ इंडिया, बट जिसके फादर या इस तरीके के कोई रिलेटिव जो है वो ब्रिटेन से थे, तो वो हो गए एंग्लो इंडियन। वो इंडियन ही हैं, बट उनके जो फादर या फोर फादर हैं वो जो है वो ब्रिटेन से ताल्लुकात रखते थे, यानी वो वहां के थे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। सर हिल डुल क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि हिलने डुलने के पैसे नहीं दिए आपने, आपने पैसे दिए हैं पढ़ाने के, पढ़ाया जा रहा है। और इतना आई थिंक काफी रहेगा। लैग है तो आपको देर तक चुटकुला सुनाई देगा, हाथों हाथ होता तो और मजा आता। खैर आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो 550 है, 550 में 530 जो है ये है स्टेट्स, और ये है 20 जो है ये है यूटी से जुड़ी। हाँ, ये अब मैं समझ गया कितने सेकंड का लैग है। एट प्रेजेंट है 543, जिसमें 530 है। नेहा जी, बिकॉज ऐसा मानना था पार्लियामेंट का, या इन जनरल थियोरेटिकली चले तो प्रेसिडेंट का, कि उनका रिप्रेजेंटेशन ना ज्यादा नहीं है। यानी देखिए एंग्लो इंडियंस जो है उनका रहने सहने का तरीका, तौर तरीके बाकी लोगों से अलग होंगे, तो उनकी आवाज जो उनके तौर तरीके हैं वो भी सुने जाएं, उसके लिए उन्हें सीटें रिजर्व कराई जाती थी। यानी दो दो लोगों को बैठाया जाता था जो उनकी तरफ से पार्लियामेंट में आवाज उठा सके। अब उन्हें लगता है कि भाई अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उतने एंग्लो इंडियंस नहीं है, तो इस वजह से अब वो कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया है। एट प्रेजेंट 543 है, जिसमें 530 स्टेट्स और 13 यूनियन टेरिटरीज। कल की स्पेशल क्लास को आप इग्नोर कर दीजिए। कल की स्पेशल क्लास और कल की प्लस क्लास रिद्धि जी दोनों आप इग्नोर कर सकते हैं। ये अब डेटा वही है कि मैक्सिमम कोई पूछे तो आप आंसर देंगे 550 वाला। पहले 552 लिखा करते थे, अब आप पहले प्रेजेंट पे पूछे 543, पहले 545 लिखा करते थे। 530 प्लस 13 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे दोस्तों। आई होप आपने फटाफट से नोट कर लिया होगा। जो अभी हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी डिस्कशन है ये लोकसभा का डिस्कशन है। ये लोकसभा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकसभा। अगले पेज पे भी जो डिस्कशन है वो लोकसभा का ही है। लोकसभा में जो दोस्तों इलेक्शन होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट। भी बताता हूं कैसे। और वोटिंग एज जो है, वोटिंग एज वो रहती है 18 साल। यानी आप सभी लोग जनरली, मान सकता हूं मैं, अधिकतर लोग एलिजिबल हो वोट डालने के लिए। वो वोटिंग एज दोस्तों पहले हुआ करती थी 21 साल, इसे चेंज करके कर दिया गया 18 साल बाय 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। एसएससी ये सब सवाल भर भर के पूछता है, इसी वजह से आपको सीधा सटीक बातें बताई जा रही हैं। पेपर यही पूछता है जी, वोटिंग एज किससे कम हुई, पहले कितनी थी, बाद में कितनी थी, कौन से ईयर में आया था ये अमेंडमेंट, इस तरीके के सवाल आते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नोट करिए, आगे चलते हैं। ठीक है जी, 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988।
सबके लिए क्वालिफिकेशन रखिए, बट पॉलिटिशियन के लिए क्वालिफिकेशन है ना, बिल्कुल है, पॉलिटिशियन के लिए क्वालिफिकेशन, कौन मना कर रहा है। देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, सारा देश नॉलेज से नहीं चलता, बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस से चलती है, और हमेशा एक्सपीरियंस ऊपर होता है नॉलेज से। तो नॉलेज वाले लोग जो है वो सपोर्ट करने के लिए होते हैं, जो तजुर्बा है वो पेपर देने से या डिग्री हासिल करने से नहीं आता। इसीलिए जब भी आप देखेंगे तो पुराने जमाने में भी राजा जो है, राजा के लिए कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं हुआ करती थी, राजा बस राजा होते थे, है ना। आजकल क्या है कि अब चीजें बदल गई हैं, अब हम राजा नहीं चुनते, अब हम लीडर चुनते हैं। और लीडर को चुनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन, सबसे मुश्किल क्वालिफिकेशन, वो है पॉपुलर होना है, विश्वास लेके चलना है। अरे डिग्री हासिल करना तो बहुत आसान है, घोटे मार के पी जाओ किताबों को, पेपर क्लियर, खत्म। लोगों का विश्वास। और एक बात बताओ, आप कहते हो क्वालिफिकेशन चाहिए, मैं क्वालिफिकेशन रख देता हूँ जी, पीएचडी होना चाहिए। अगर 10,000 लोग पीएचडी कर लेंगे तो क्या सबको सीट दे देंगे? नहीं देंगे ना। तो अल्टीमेट एक फैसला लेना पड़ेगा कि कौन लीडर हो। लीडर वो हो जो लीड कर सकता है। कौन बताएगा लीड कर सकता है? लोग। लोग कैसे बताते हैं? वोट डाल के। तो हमेशा याद रखिएगा, सुनने में भले ही लगता है कि क्वालिफिकेशन है नहीं है दिस दैट, वो हम अपने पार्ट पे सोच सकते हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, देखो हम अपने पार्ट पे सोच सकते हैं कि भाई मुझे मान लेते हैं एक इंसान को चुनना है, मैं वोट दबाने से पहले खुद जाके स्टडी कर सकता हूँ कि मेरे इलाके में मान लेते 4 लोग खड़े हुए, मैं खुद जज कर सकता हूँ कि हाँ भाई मेरे को ऐसा इंसान चाहिए जो इस पर्टिकुलर फील्ड में तजुर्बेदार हो। मान लेते हैं मेरे इलाके में सड़कों की दिक्कत रहती है 20 साल से, अब मैं चाहता हूँ कि भाई कोई ऐसा इंसान आ जाए कि जो थोड़ा बहुत इस पर्टिकुलर सेंस में जिसने पहले काम कर रखा हो, मान लेते छोटे लीडर के रूप में या पार्षद के रूप में, दिस दैट, समझ पा रहे हैं ना। तो वो मैं चाहूं तो उसे यूज कर सकता हूं, बट उसे संविधान के अंदर ऐड नहीं करा गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमने कहां तक की बात नोट कर ली है? यहां तक की नोट हो गई है। अब थोड़ा सा एंग्लो इंडियन के बारे में आपको बता देते हैं। आर्टिकल 331 कहता है कि प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 members ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। वो स्पेस नहीं छोड़ा मैंने, रुके रुके, 2 members ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। आपके कमेंट वगैरह मैं पढ़ते चलूंगा, चिंता ना करें। आर्टिकल 331 कहता है जी, प्रेसिडेंट जी जो हैं वो चाहे तो नॉमिनेट कर सकते हैं 2 लोगों को। ध्यान रखेंगे, शब्दों पे फोकस करेंगे, कैन, हैज टू नहीं है, कैन। अब ही डज नॉट वांट टू, सो ही इज नॉट, ऐसी कहानी है। ठीक है जी। आर्टिकल 333, ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी अब इसी तरीके के सवाल पूछता है। आपको नहीं पहचानना दिव्य ज्योति जी, गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन नॉमिनेट 1 member ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अरे हटा दिया है मेरे दोस्तों, लेकिन पेपर पूछेगा ना कि आर्टिकल 333 में क्या था, 331 में क्या था। जैसे आर्टिकल 31 में क्या था पूछता है ना, हटाने का मतलब ये नहीं कि एग्जामिनर के दिमाग से डिलीट कर दिया, वो एग्जिस्ट तो करेगा ना, यानी वो भले ही हट गया लेकिन कुछ तो था। जैसे 7th अमेंडमेंट से 7th पार्ट हटा, तो ऐसा थोड़ी 7th की जगह किसी और ने ले ली। तो आर्टिकल 333 भले ही अब काम का नहीं है, लेकिन उसकी जगह तो खाली है ना। अगर वो वॉज लगा के पूछ लेगा, वॉज रिलेटेड टू क्या, तो क्या कहोगे जी, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, नहीं कह सकते ना। ठीक है। आर्टिकल 331, आर्टिकल 333 आपको याद रखने हैं। इसमें ऊपर वाले में लिख देता हूं मैं 2 लोकसभा। एक और है आर्टिकल 334 का क्लॉज बी, वो भी लिख देता हूं अगले पेज पे। आर्टिकल 331, 333 रट्टे मार के जाने हैं पेपर के लिए। एक और है जी आर्टिकल 334 क्लॉज बी। ये क्या है, मैं सिंपल भाषा में बता देता हूं।
आर्टिकल 334 बी को इंसर्ट कर कर ही बार बार 10-10 साल के लिए आगे बढ़ाया गया था। इसे देसी भाषा में लिख देता हूं। द रिजर्वेशन रिलेटेड टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी was extended by insertion of आर्टिकल 334 सब आर्टिकल बी। दिव्य ज्योति जी, एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो इंडियन हैं लेकिन एंग्लो भी हैं। एंगुलर का मतलब हो गए आंगल, यानी ऐसे लोग जिनके जो फादर या फोर फादर हैं वो ब्रिटेन से ताल्लुकात रखते हैं। यानी वो ऐसे इंसान हैं जिनके जो जैसे मदर फादर या ऐसी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, अगर आप उस तरीके सोचते हैं तो उनमें एक इंसान भारत का होगा, एक इंसान जो है वो ब्रिटेन का होगा। तो वो एंग्लो इंडियन होंगे, वो पूरे तरीके भारत के ही हिस्सा है, भारतीय ही है, बट क्योंकि उनकी फैमिली में कोई ब्रिटेन से भी था तो इसलिए उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। ठीक है जी, चलें आगे। एक्सटेंडेड बाय इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 334 क्लॉज बी। देखिए कई सारे अमेंडमेंट यारिशी ऐसे होते हैं जो जैसे 88 89 दोनों चल जाएगा, थ्योरेटिकली चले 88 पे जाइए आप, ठीक है, उससे आपका काम बन जाएगा। कई सारे अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जो अभी आए और वो लागू अगले साल से हुए, तो कभी कभार आपको उस वजह से एक आध साल का गैप देखने को मिलेगा। मैंने वो लिखवाया जो थोड़ा सा किताबी ज्ञान है। ठीक है जी। अब मैं आपको जो समझा रहा हूं वो है लोकसभा में इंसान कैसे चुने जाते हैं। ठीक है, डेफिनेट इसका मतलब आपको पता ही नहीं है आपके देश के कितने बड़े लीडर हैं उनके बारे में। आप एक बार उनके बारे में स्टडी कीजिए, तब आप समझेंगे कि ये सही है या गलत है। अभी के लिए पेपर आपसे ये सब नहीं पूछेगा तो मैं उस पर अपना समय जाया बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अभी के लिए मैं वो पढ़ाऊंगा जिससे आपका पेपर जो है क्लियर हो सके। ठीक है, बाकी गूगल जिंदाबाद, आराम से आप उस पर पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। आर्टिकल 334 का क्लॉज बी जो है उसी का इस्तेमाल करके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हर 10-10 साल के बाद बढ़ाया जाता था ना, तो वो 10-10 साल बाद बढ़ाए जाने के लिए भी तो कोई आर्टिकल होना चाहिए। अरे मेरे दोस्तों, मेरी बात सुनो। आर्टिकल 334 बी का इस्तेमाल करके 10-10 साल के लिए उसे बढ़ाया गया था आगे कि हाँ भाई 10 साल पूरे हो गए, दोबारा बढ़ाना है तो कोई आर्टिकल चाहिए ना, तभी तो आप इसे कर सकते हो। वो आर्टिकल है 334 क्लॉज बी। आप एक बार इसे पढ़िएगा, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब अगले 5 मिनट फोकस करिएगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी चीज समझाने जा रहा हूं जो आपको लाइफ में काफी काम आएगी। वैसे आप सब बहुत ज्यादा साउंड है पॉलिटिकली, यानी आप बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। आजकल की जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा उत्सुक रहती है इन चीजों को लेके। स्टिल मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है इलेक्शन जीते हारे जाते हैं। ठीक है, मैं जीतने हारने का मंत्र नहीं सिखाने वाला, मैं उसकी थ्योरी बताने वाला हूं कि कैसे इलेक्शन जीते या हारे जाते हैं। थोड़ा सा फोकस आपको करना पड़ेगा, बात को ध्यान से सुनिएगा, बीच में आप डाउट मुझसे नहीं पूछेंगे। मान लेते हैं एक ऐसी जगह है जिसका नाम है मुरादाबाद। ये मुरादाबाद एक कंस्टिट्यूएंसी है, यानी एक ऐसा इलाका है जहां पर इलेक्शन होने हैं। कहां पे है जी? ये यूपी में है। यूपी कहां है जी? भारत के अंदर है। यानी भारत को जब मैं जूम करके देखूंगा तो मुझे दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर एक शहर मिलेगा जिसका नाम है मुरादाबाद। जब मैं उसे जूम करूंगा तो मुझे वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब मान लेते हैं मुरादाबाद की जो पॉपुलेशन है, इसे मैं एमबीडी लिख देता हूं शॉर्ट में, वो है 5 लाख। 5 लाख जो है वो वहां की पॉपुलेशन है। तो क्या इलेक्शन जीतने के लिए जो कैंडिडेट है, मान लेते हैं ए और बी और सी, ये 3 कैंडिडेट है, क्या ए को जीतने के लिए 2,50,000 से ज्यादा वोट चाहिए? क्या ये सही है? क्या ए को जीतने के लिए ग्रेटर देन 2.5 लाख वोट चाहिए? आंसर इज अ नो। क्यों नहीं, अभी आपको समझाता हूं। पहली बात, पॉपुलेशन कितनी है उससे क्या फर्क पड़ता है? अपने को देखने हैं कि वोटर कितने हैं। जैसे कि मेरा बेटा जो है कबीर है उसका नाम, वो 3 साल का है। अब वो भले पॉपुलेशन में आता है बट वो वोटर थोड़ी है, क्योंकि अभी वो 3 साल का है। तो हमें पॉपुलेशन से मतलब नहीं होता, हमें मतलब है वोटर से। तो मान लेते हैं 5 लाख जो है वहां की पॉपुलेशन है, उसमें से मान लेते हैं 3 लाख जो है वहां पर वोटर्स हैं, यानी ये 3 लाख लोग वोट डालेंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर ए बी सी है तो क्या जीतने के लिए ग्रेटर देन 1.5 लाख वोट चाहिए? यस और नो? आंसर इज आंसर इज अ नो, फिर से नो। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसे नहीं चलता, इलेक्शन में ऐसे नहीं चलता जैसे प्रेसिडेंट के केस में चलता है। यहां पर सीधा सा लॉजिक है जी, मैक्स वोट्स, बस। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कितने वोट मिले, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। थ्री देखिए 3 लाख पॉपुलेशन है मेरे पास,
अब चलेगा कैसे दोस्तों, थोड़ा समझना। ये है मुरादाबाद। अब कैसे चीजें चलेंगी, मुरादाबाद में जब इलेक्शन होंगे तो वहां पर अलग अलग पार्टीज, जैसे कि पार्टी नंबर ए मान लेते हैं पार्टी है बीजेपी, दूसरी पार्टी है मान लेते हैं कांग्रेस, तीसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी, चौथी है बीएसपी, ऐसे करके और पार्टीज हैं। ये सब लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से एक एक पर्सन को कहेंगे जी मेरे तरफ से मुरादाबाद में ये इलेक्शन लड़ेगा। यानी पार्टी ए जो कि बीजेपी है, ये कहेगी मिस्टर के जो है मुरादाबाद को रिप्रेजेंट करेंगे बीजेपी के लिए। यानी मुरादाबाद में अगर के जीतते हैं तो हम कहेंगे बीजेपी जीती है। इसी तरीके मान लेते हैं कांग्रेस में कोई कहेगा जी बी, ऐसे ही सपा में कोई कहेगा एल, और बीएसपी में मान लेते हैं कोई कहेगा जी मान लेते हैं एक्स। इस तरीके के अलग अलग कैंडिडेट्स हैं, इनमें से कोई भी जीतेगा तो उसकी पार्टी जीतेगी, ये लॉजिक चलता है। बट एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि मैं एक बहुत पॉपुलर इंसान हूं और मुझे लगता है मैं इलेक्शन जीत सकता हूं। यानी मुरादाबाद में मेरे से ज्यादा पॉपुलर कोई नहीं है, मैं मुरादाबाद का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता हूं लोकसभा में। मैं बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा सबके पास गया, सबने मुझे मना कर दिया कि हम आपको अपनी तरफ से टिकट नहीं दे सकते। तो क्या करा जाए, तो मैं एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी इलेक्शन में खड़े हो सकता हूं। यानी मुझे किसी पार्टी ने कोई टिकट नहीं दी तो मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनके, मान लेते हैं मेरा नाम आर है, तो मैं आर नाम का कैंडिडेट बनके इलेक्शन में खड़े हो सकता हूं। तो दोस्तों ऐसे कितने भी लोग हो सकते हैं जो इलेक्शन में खड़े होंगे, वो क्या क्वालिफिकेशन वगैरह वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी एक ही पर्टिकुलर जगह से जब इलेक्शन होंगे तो वहां पर मेरे पास बहुत सारे लोग होंगे वोट देने को। यानी अगर मैं एक वोटर हूं तो वोटर जब जाएगा अपना वोट देने तो उसको एक बीजेपी की तरफ से कोई एक इंसान दिखेगा जिसका नाम लिखा होगा। ऐसे ही यहां पर जो है मान लेते हैं कांग्रेस की तरफ से एक नाम दिखेगा, ऐसे ही सपा बसपा इंडिपेंडेंट 1 इंडिपेंडेंट 2 इंडिपेंडेंट 3 4 5 ऐसे कितने भी नाम हो सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं एज अ वोटर इनमें से किसी एक को वोट दूंगा, मैं किसी को भी दे सकता हूं, मैं क्यों बताऊं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप भी मत बताइएगा जब आप वोट दे के आए ना, कभी नहीं बताना। कोई कितना भी आपसे घुमा फिरा के पूछे कह दो जी ये मेरा पर्सनल मैटर है। इतना मैच्योर आपको बनना है कि अपना वोट आपने किसे दिया फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है जी। तो मैंने उस इंसान को वोट दे दिया। अब हुआ क्या, मान लेते हैं जब इधर बीजेपी लिखा है, बीजेपी को भी छोड़ो, ऐसा करते हैं इधर कैंडिडेट नंबर ए लिखा है, इधर बी, इधर सी, इधर डी, इधर ई, इधर एफ जी एच आई, इस तरीके चलता है। इनमें कोई किसी भी पार्टी का हो अभी के लिए फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही मैंने बटन दबाया इसके खाते में एक वोट आ गया, मेरे बाद कोई और था उसने डी को दिया, उसके बाद कोई और जिसने ए को दिया, ऐसे करते करते शाम तक वोटिंग होती गई और सबके खाते में वोट आ गए। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम वोट्स जो हैं वो मिले हैं यहां पर एफ को, क्योंकि मैंने वहां ज्यादा नंबर ऑफ डॉट्स बनाए हैं, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका मतलब एफ जो है वो मुरादाबाद का सांसद बन गया। यानी वो क्या करेंगे जी, वो मेरी तरफ से यानी मेरे मुरादाबाद की तरफ से लोकसभा में जाके बैठेंगे। आप समझ पाए। अब क्या होगा लोकसभा में, ऐसे मान लो कि लोकसभा में टोटल सीटें हैं मान लेते हैं 543। ठीक है जी। कितनी भी मान लो, 100 मान लो अभी के लिए समझने के लिए। तो जब आप लोकसभा के अंदर जाओगे ना तो वहां पर आपको 543 चेयर्स दिखेंगी। अभी ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा होती है। बस मान लो 543 चेयर्स आपको वहां पे दिखेंगी। अगर एफ इंसान मुरादाबाद से जीता है तो वो मुरादाबाद नाम की सीट पे जाके बैठ गया। ऐसे ही एक और इंसान है जो मान लेते हैं जीता है जी फॉर एग्जांपल अमरोहा से, वो यहां बैठ गया। एक और इंसान है जो रायबरेली से जीता, वो यहां बैठ गया। एक और इंसान है जो जीता है मान लेते हैं अमेठी से, वो यहां बैठ गए। एक और इंसान है जयपुर से जीते, यहां बैठ गए। ऐसे करते करते पूरे देश में जितने भी लोग इलेक्शन जीते हैं वो सब अपने अपने जगह की कुर्सी पे जाकर बैठ गए। इलेक्शन खत्म, सब बढ़िया, मजे आ गए। अब उसके बाद देखा गया कि इनमें से कितने लोग कौन सी पार्टी के हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई कौन सी पार्टी जीती है, कैसे पता लगेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है जी, जिस कलर के ज्यादा वो पार्टी जीती। यानी पता लगा फॉर एग्जांपल पार्टी एक्स वाई जेड, पार्टी एक्स को वहां पर मिल गई 290 सीटें, पार्टी वाई को मिल गई मान लेते हैं 100 सीटें, पार्टी जेड को मिल गई 50 सीटें, और ऐसी कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट भी थे। तो अगर जो पार्टी एक्स है अगर वो टोटल का आधे से ज्यादा है, जैसे कि अभी जो इलेक्शन हुए थे 2019 के उसमें बीजेपी का केस था, तो वहां पर क्या होगा जी, वो बन जाएगी रूलिंग गवर्नमेंट। यानी इनकी सरकार बन जाएगी अब रूलिंग गवर्नमेंट। ये लॉजिक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर जैसा कि पायल ने लिखा कि ग्रीन डॉट सबसे ज्यादा है तो उनकी सरकार बन गई। बट यहां पर एक केस है, यहां पर एक छोटा सा केस है, इट शुड बी मोर देन 50%। जैसे एक इंसान को मेरे इलाके से जीतने के लिए मोर देन 50% नहीं चाहिए, बट लोकसभा के अंदर उस
पॉलिटिकल पार्टी को जो है मोर देन 50% चाहिए। बट इसमें भी एक छोटा सा कैच है। वो कैच क्या है जी, कि कभी कभार नहीं हो पाता ऐसे। जैसे मान लेते हैं टोटल 543 सीट्स हैं। अब मान लेते हैं कोई पार्टी है जैसे बीजेपी है, उसे अंदाजा है जी मैं 200 सीटों तक पहुंच सकता हूं। कांग्रेस को अंदाजा मान लेते हैं कि मैं जो है फॉर एग्जांपल 150 सीटों तक पहुंच सकती हूँ। तो ये लोग लंबे समय के लिए क्या करते हैं, टीम बना लेते हैं। उस टीम में क्या करते हैं कि बीजेपी के साथ और दो चार पार्टी अपने साथ जोड़ के रखते हैं। ऐसी कांग्रेस भी टीम बना लेती है, ये भी अपने साथ पार्टीज को जोड़ के रखती है। इस टीम को, जैसे बीजेपी वाली जो टीम है, इसे एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ऐसी जो कांग्रेस की टीम है इसे यूपीए बोलते हैं। ऐसे सब लोग टीम बनाते रहते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि लंबे समय में मान लेते हैं ये नंबर बीजेपी का 200 है, ये जो पार्टी है ये मान लेते हैं 50 सीटें ले आई, ये वाली पार्टी 10 सीटें ले आई, ये वाली पार्टी जो है मान लेते हैं 5 सीटें ले आई। तो अगर टोटल भी अपना जो है ग्रेटर देन 50% हो गया तो बल्ले बल्ले जीत गए, यानी एनडीए की सरकार बन गई। इसी तरीके जब पहले इलेक्शन हुए थे, मान लेते हैं 2009 की बात हम करते हैं, तो उस समय यूपीए गवर्नमेंट आई थी। तो यूपीए गवर्नमेंट में क्या था, कांग्रेस प्लस उसके जो टीममेट्स हैं सबकी मिला के जो सीटें हैं वो ग्रेटर देन 50% थी। समझ पा रहे हैं लॉजिक क्या है, कि ये क्यों टीमें बनाते हैं? बिकॉज इन्हें पता है कि हो सकता है आज मैं अपने दम पे जीत पाऊं, कल हो सकता है मैं ना जीत पाऊं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म बंडल है। भले ही अभी हमें लगता है कि बीजेपी बिना किसी के भी हो सकता है जीत जाए, या भले ही हमें लगता है कि बीजेपी को किसी का साथ चाहिए वो जीत जाए, बट बीजेपी या इन जनरल कोई भी जो पार्टी है, या पहले कांग्रेस थी, वो सब समझदार पार्टीज हैं। तो एक टीम बना के चलते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो अलायंस है वो एक बेटर पावर देता है। देखिए, अल्टीमेट गोल लोकसभा में जीतना नहीं है, अल्टीमेट गोल है लोकसभा में जीतने के बाद काम करना। और काम होता है वोट्स से। यानी लोकसभा में बिल तो तभी पास होगा ना जब आप अब जो है मोर देन 50% वोट दिलाएंगे, सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी वाले कॉन्सेप्ट। इसीलिए दूसरों को साथ लेके चलना बहुत जरूरी होता है पार्टीज के लिए। ठीक है, पार्टी कोई भी बना सकते हैं, यस प्रद्युमन, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि एटलीस्ट इतने परसेंट वोट्स, दिस दैट, वो अभी के लिए हमारा टॉपिक नहीं है, बट आंसर इसका यस है, कोई भी बना सकता है। यहां तक आप लोग समझे क्या कहानी है? अब मान लेते हैं जी, एक केस बन गया कि ये है अलायंस नंबर 1, ये है अलायंस नंबर 2, ये है पार्टी नंबर 1 या 3, पार्टी 4, इंडिपेंडेंट 1, इंडिपेंडेंट 2, इस तरीके। ठीक है, अब ये अलायंस पूरा मिलकर ही 200 सीटें ला पाए, ये भी 200 सीटें ला पाया। यहां पर ये 70 सीटें, ये 40 सीटें, ऐसे करके सीटें जो है मान लेते हैं एक इनकी ऐसे करके सीट बिखर गई। अब क्या करा जाएगा? राहु सारे आंसर दिए जाएंगे। अब क्या होगा जी? अब यहां पर सबसे पहले जो इंसान यानी जो पार्टी ग्रेटर देन 50% प्रूफ कर दे वो जीत गया। यानी अलायंस 1 अगर भागा भागा जाए पार्टी 3 के पास, कहे जी हम एक टीम है आज से, तो इसका मतलब अलायंस 1 की गवर्नमेंट बन गई। तो समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, मैं फुल फॉर्म लिख दूंगा, अभी के लिए पहले आप इसे समझिए। और अगर अलायंस 2 ऐसा कर दिखाए तो अलायंस 2 की गवर्नमेंट बन गई। समझ पा रहे हैं आप? पहले मैं फुल फॉर्म ही लिख देता हूं आपके लिए। ज्यादा टाइम नहीं रुकूंगा इस स्लाइड पे, तो जल्दी जल्दी छापना। ठीक है जी, बिल्कुल होगी हितेश, बहुत बड़े लेवल पे होगी। यस ब्रूस, बिल्कुल सही आपने कहा। इवन इफ दे विन वन सीट मोर देन 50%, दे डू नॉट नीड एन अलायंस। बट स्प्रूस, अल्टीमेट गोल ऑफ अ पार्टी इज नॉट टू विन इलेक्शन, अल्टीमेट गोल ऑफ अ पार्टी इज टू रन दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को रन करने के लिए जितने लोग साथ होंगे उतना अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं जी हाँ मेरे पास मोर देन 50% है तो मैं बाकी सबको वैल्यू ही नहीं दूंगा। मैं फिर भी सबको साथ लेके चलूंगा, बिकॉज वो एक अच्छी बात है। उसमें फायदा ये है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास अकेले ही 300 सीटें आ गई और कोई दूसरी पार्टी है जो 50 है, अच्छा वो छुप गया होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, रुको। हम्म, अब ठीक है, चिंता मत करो, टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग आता है मुझे। ठीक है, मैंने वो हटा दिया है। अब मान लेते हैं बीजेपी या कोई भी पार्टी है जिसे 300 सीटें मिल गई, तो क्या उसे 50 वाले की कदर करनी चाहिए? आंसर इज यस, बिग यस, व्हाई नॉट। मतलब क्यों नहीं, क्यों करनी चाहिए? बिकॉज वो 50 सीटें भी तो लोगों के द्वारा ही चुनी गई हैं, यानी वो 50 जो सांसद है वो भी लोगों ने चुने हैं। तो अगर वो उन्हें भी अपने साथ मिला लेंगे तो ज्यादा जनता की आवाज उनके साथ जुड़ जाएगी। इसीलिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोग अगर मिलकर चलेंगे तो एक अच्छी बात मानी जाती है, और यही कॉन्सेप्ट है अलायंसेस के पीछे भी। ठीक है, अब एक छोटा सा क्लॉज, जैसा कि राहुल ने पूछा सर दोनों की सेम हो गई, तो क्या अब मैं भी आपसे पूछता हूं कि मान लेते हैं कोई प्रूफ नहीं कर पाए, किसी की भी मेजोरिटी नहीं आ पाई, और पहली अलायंस नंबर 1 है जिसके पास है 210 सीटें, अलायंस नंबर 2 है जिसके पास है 190 सीटें, और कोई मान लेते पार्टी 3 है, पार्टी 4 है, पार्टी 5 है। अब प्रेसिडेंट को मौका देना भी, सरकार तो बनानी है, करोड़ों रुपया खर्च हुआ इलेक्शन में,
करोड़ों रुपया जो है वो खर्च हुआ इलेक्शन, तो भाई सरकार तो बनानी है। तो प्रेसिडेंट सबसे पहला मौका अलायंस 1 को देगा या अलायंस 2 को देगा आपके हिसाब से? लॉजिक कहता है अलायंस 1 को, बट एज पर थ्योरी जिसे प्रेसिडेंट चाहे, यानी प्रेसिडेंट जिसे चाहे उसे सरकार बनाने का मौका दे सकता है। जरूरी नहीं है अलायंस 1 का बने। समझ पा रहे हैं? अलायंस 1 को अगर 100% श्योर होना है कि भाई मेरी ही सरकार बनेगी, तो उसे 50% से ज्यादा यहां पर दिखाना ही पड़ेगा। अगर 50% से कम है तो फिर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर स्टेट में वो अपने दम पे जो है फैसला ले सकते हैं। यानी थ्योरेटिकली अगर कोई भी पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती, तो प्रेसिडेंट का कॉल रहता है कि वो किसे मौका देना चाहता है। जनरली जो आपका लॉजिक है, वन आपने जो लिखा वो सही है, प्रेसिडेंट भी वन को ही मौका देते हैं, बट ही इज नॉट बाउंड, वो बाउंड नहीं है। समझ पा रहे हैं ना आप? आपने जो सोचा वो बिल्कुल सही, होता भी वही है, बट थ्योरी पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। प्रेसिडेंट का मन जैसा उन्हें ठीक लगे वो वैसा वहां पे कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास एक इलाका है मुरादाबाद, जिसमें टोटल जो है 4 लाख वोट्स डले, तो क्या पर्सन ए विथ 70,000 वोट्स जीत सकता है? कैन पर्सन ए विथ 70,000 वोट्स विन? आंसर शुड बी ओनली अ येस और अ नो। अभी कुछ नोट मत करिए निर्मल्य जी, बस सुन लीजिए। अभी कुछ नोट नहीं करना रक्षा जी, सिर्फ सुन लीजिए। ये सीखने वाली चीज थी, इसे नोट करके कोई फायदा नहीं होगा। कैन पर्सन ए विथ 70,000 वोट्स विन? आंसर इज अ यस। वाई? बिकॉज मे बी बाकी लोगों को इससे भी कम वोट्स मिले हो। ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके, ए को मिले 70,000, बी को मिले 65,000, सी को मिले 50, डी को मिले 50, ई को ऐसे बढ़ जाएंगे वोट्स। और ऐसा ही बहुत बार करा भी जाता है। यानी एक बड़ी जगह पे क्या करा जाता है कि दूसरे लोगों को इलेक्शन में खड़ा कर दिया जाता है जिससे कि वोट बढ़ जाए। अब वो ज्यादा पॉलिटिक्स वगैरह आपके सीखने की मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है पेपर के लिए, बट ऐसा करा जाता है जिससे कि वोट्स बढ़ जाते हैं। और अगर पर्सन ए को बहुत ज्यादा पता है कि मैं 70-80 से ऊपर नहीं पहुंच पाऊंगा, तो वो बी के कंपटीशन में डी और ई को खड़ा कर देगा, और डी ई क्या करेंगे, बी के वोट खा जाएंगे, और बी के वोट बेचारे के जो 1 लाख जा रहे थे वो 65 रह जाएंगे और ये जीत जाएंगे। ये थ्योरी है, प्रैक्टिकली चीजें काफी डिफिकल्ट और काफी अजीबोगरीब होती है, बट थ्योरी में ऐसा चलता है। ठीक है, हाँ नोटा भी हो सकता है दिव्य ज्योति जी, जैसा बिल्कुल आपने लिखा नोटा भी, यानी मुझे कोई भी नहीं पसंद। काश पेपर में भी ऐसा ही होता। उन्होंने पूछा बताओ कब आया अमेंडमेंट, नोटा। बताओ क्या होगा, अरे नोटा। कोई टेंशन नहीं है। जैसे नन ऑफ दीज देते हैं ना, एक ऑप्शन वन ऑफ दीज का भी बनना चाहिए कि हाँ भाई ए बी सी डी, डी है वन ऑफ दीज, हाँ वही वही लग रहा है सर, इन्हीं में से है कोई। खैर आगे चलते हैं। ये मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी है, इसमें कुछ भी नोट नहीं करना है। आपने अभी तक बस इतना लिखा होगा यहां पर, ये देखिए आर्टिकल 334 क्लॉज बी आपने लिखा होगा। इसके बाद की पूरी कहानी आप इग्नोर कर सकते हैं। अब जो मैं आपको लिखूंगा, अब जो मैं यहां पे लिखूंगा आपको बस अपने नोट्स में वो लिखना है। ठीक है जी, चलो। 69 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ये लिखेंगे 334 के नीचे। इसने दिल्ली से एसोसिएटेड कुछ चेंजेस करे। इफ नोटा विन देन ना, ऐसा नहीं है स्प्रूस। मेजोरिटी जिसके पास वो जीता, बस इतना सा है। नोटा सिर्फ दिखाता है कि कितने लोग सबको नापसंद करते हैं। 69 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ने दिल्ली का नाम बदला, रीनेम कर दिया एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। एनडीए और यूपीए लिखना चाहे टिन्नी जी लिख सकते हैं, वो तो एक बच्चे ने पूछा तो मैंने बस उनके लिए लिख दिया था। क्योंकि दिव्यांश जी वहां पर इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, इस वजह से उन्हें अपने पास रखा गया है और अभी उन्हें भरा नहीं गया है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं दिव्यांश, मान लेते हैं कोई इलाका ऐसा जो हमारे अभी कंट्रोल में नहीं है, बट वहां पे हम तो उसे भारत मानते हैं ना। मान लेते हैं पीओके का कोई एरिया इमेजिन करके देखिए, वो भारत है बट इलेक्शन नहीं हो सकता, तो हमने उसे रखा है कि जिस दिन वो हमारे पास आएगा तब हम वहां पे इलेक्शन करा लेंगे। तो ये दिखाता है हम कितने क्लियर है अपने थॉट प्रोसेस में, भले ही वो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हमने उसके लिए भी अरेंजमेंट कर रखे। दिल्ली का नाम बदला गया, पहली बात। दूसरे नंबर पे दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो सीट्स हैं वो हैं उस 70, आपने सुना होगा 70 सीटों पे इलेक्शन होता है दिल्ली में। और दिल्ली में जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं दोस्तों, पूरे देश में वैसे 15% चलता है, बट दिल्ली में नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर 10% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव सीट्स, स्टेट लेजिस्लेचर।
यानी 7। यानी दिल्ली में मुख्यमंत्री को मिलाकर केवल 7 मंत्री हो सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री को मिलाकर केवल 7 ही मंत्री हो सकते हैं, यानी एक ही इंसान को जो है दिल्ली में हो सकता है मल्टीपल पोर्टफोलियो संभालने पड़े। हाइड हो गया। ओ, देखो किधर कोने में छुपा दिया तुम लोगों ने मुझे। इधर ठीक हूँ मैं, मुझे अकेलापन सा लग रहा है। ठीक है जी। नहीं नहीं, 7 मिनिस्टर्स प्लस सीएम अगर आप लिखना चाहें तो सीएम प्लस 6 मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है जी। नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इज 10% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर सीट, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर में जो सीट्स हैं वो 70 हैं। 10% ऑफ 70 आता है 7, यानी दिल्ली में 7 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी राज्यसभा की बात आपके साथ कर लेते हैं। नोट कर लिया आपने? तरक्की हो रही है मेरी, कोई कोना नहीं छोड़ रहे आप। टॉप राइट टॉप लेफ्ट बचा है बस। ठीक है जी। चलें आगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी राज्यसभा के अंदर इलेक्शन की। लोकसभा के इलेक्शन मैंने आपको पूरे समझा दिए, राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में 2 शब्द बस मैं आपको कहूंगा। इलेक्शन टू राज्यसभा। एक मिनट में देख लूं मैं किस कोने में हूं, इधर आ जाता हूं। इलेक्शन टू राज्यसभा। 7 क्या है? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। 70%, 10% इस 70 का जो है 7 निकल के आता है, वो है ये। यानी दिल्ली में सीएम को मिलाकर 7 मंत्री हो सकते हैं। टिन्नी जी, ये एक स्पेशल केस है। अब क्यों का आंसर मैं आपको यहाँ नहीं दूंगा, अभी के लिए बस ये बता सकता हूँ कि वो है। क्यों है? क्योंकि दिल्ली में इंपॉर्टेंट है जो है एक मुख्यमंत्री या फिर सरकार होना, बिकॉज दिल्ली में बहुत ज्यादा जनता रहती है। तो दिल्ली को या पौंडीचेरी का भी सेम केस है, आगे जेके का भी सेम केस होगा, जहां पर बहुत ज्यादा जनता रहती है तो उनके पास इलेक्टेड लीडर्स होने चाहिए। तो इलेक्टेड लीडर्स का मतलब गवर्नमेंट है, इसी वजह से दिल्ली के पास सीएम या फिर गवर्नमेंट है। इलेक्शन टू राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं जी, ये आप ध्यान रखेंगे। जो लोग हैं वो अपने एमएलए को चुनते हैं, पीपल चुनते हैं एमएलए को, और एमएलए जी क्या करते हैं जी, ये चुनते हैं राज्यसभा के एमपीज को। तो ये इलेक्टेड ही हुआ, बट ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुआ राज्यसभा के एमपी। यस हितेश। ड्यूरेशन ऑफ मेंबरशिप 6 इयर्स, ये समझाऊंगा। थोड़ा सा दिमाग घुमाता है ये चीज, बट समझाने की कोशिश करूंगा। ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा कुछ नहीं है, इट इज परमानेंट हाउस। इट इज अ परमानेंट हाउस। अरे भैया पढ़ लो, पढ़ लो बेटे पढ़ लो। जो नहीं आता वो सीख लो, जो आता है वो तो आता ही है। ठीक है जी। ड्यूरेशन ऑफ मेंबरशिप 6 इयर्स है, बट ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा जो है वो कुछ भी नहीं है, बिकॉज इट इज अ परमानेंट हाउस। अभी मैं बताता हूँ। प्रद्युमन, लोकसभा राज्यसभा का कॉन्सेप्ट अलग अलग इस वजह से है, बिकॉज लोकसभा में हम लोग डायरेक्टली चुनते हैं, राज्यसभा में हम डायरेक्टली नहीं चुनते। राज्यसभा जैसा आप नाम में भी देख सकते हैं, राज्य की सभा है, यानी यहाँ पे जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा है। स्टेट का क्यों है? बिकॉज स्टेट के एमएलए या स्टेट के जो लीडर्स हैं इन जनरल वो चुन रहे हैं। ठीक है जी। स्प्रूस, ये हर स्टेट का अलग अलग नंबर है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया। वो पूरा जो लिस्ट है कौन से स्टेट की कितनी सीट्स हैं राज्यसभा लोकसभा में, वो आपके साथ आगे चल के शेयर करी जाएगी। ठीक है। प्रद्युमन, बिकॉज लोकसभा में ऑलरेडी वो रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए राज्यसभा में उसकी जरूरत नहीं है। देखिए, डायरेक्ट इलेक्शन आर कंबरसम, वेरी टफ, वेरी एक्सपेंसिव एंड नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम। दैट इज वाई हर जगह डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करे जाते, भले वो बेस्ट होते हैं। राज्य कोई से भी इलेक्शन हो, डायरेक्ट होना बेस्ट होता है, बट वो प्रैक्टिकल नहीं होता इतने बड़े देश के लिए। आगे चलते हैं जी। अब एक प्यारी सी बात नोट करिए। एवरी 2 इयर्स 1/3 ऑफ मेंबर्स लीव एंड न्यू मेंबर्स ज्वाइन।
ये क्या है अभी आपको समझाऊंगा, आप इसे नोट करिए, एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो। देखो दोस्तों, मान लेते हैं एक फैक्ट्री है जो 24 घंटे चलती है। एक फैक्ट्री है जो 24 घंटे चलती है। जो ब्लू कलर से लिख रहा हूं वो नोट नहीं करना, वो सिर्फ समझने के लिए है। 24 घंटे फैक्ट्री को चलाना है, बट कैसे? कोई इंसान तो 24 घंटे काम कर नहीं सकता। तो इसे चलाने का एक बढ़िया तरीका है, वो ये है कि सबकी शिफ्ट तय कर दो। एक इंसान को कहो भी तुम सुबह 8 बजे आओगे और तुम जो है चले जाओगे 4 बजे। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। दूसरे इंसान को कह दो भी तुम शाम को 4 बजे आओगे और तुम जो है चले जाओगे रात को 12 बजे। ये जो पहला इंसान ने 8 घंटे काम करा, दूसरे इंसान ने भी जो 8 घंटे काम करा, और तीसरा इंसान जो है ये 12 बजे आएगा और सुबह 8 बजे चला जाएगा, ये भी 8 घंटे काम करेगा। क्या आपको ऐसा कहीं देखने को मिलता है? बिल्कुल। जितने भी गार्ड्स होते हैं गेटेड सोसाइटीज के, ऑफिसेस के, बैंक्स के, सब जगह आपको यही कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि गार्ड 24 घंटे वहां पे होते हैं, बट कभी कोई होता है। यानी वो जो फैक्ट्री है वो बंद नहीं हुई, बस जो लोग हैं वो आके चले गए। इसी तरीके राज्यसभा में होता है। राज्यसभा में कैसे होता है? एक मेंबर आए, मान लेते हैं ऐसा, राज्यसभा को 3 हिस्सों में तोड़ देता हूं मैं, और अभी सन चल रहा है 2000, मान लेते हैं, ठीक है। 2000 में एक मेंबर आएगा नया, वो 2004 में कहीं नहीं जाएगा, 2002 में वो कहीं नहीं जाएगा, 2002, 2004 में कहीं नहीं जाएगा, और 2006 में वो वापस चला जाएगा। यानी ये जो मेंबर है ये अपना पूरा 6 साल का टेन्योर कंप्लीट करके इस सीट को खाली कर देगा। इस सीट पे कोई और आके बैठ गया, और ये इंसान भी क्या करेगा? पूरा चक्कर काटेगा और 2012 में इस सीट को खाली कर देगा। बिल्कुल सही सर, मजा आ गया। इसी तरीके दोस्तों, जो 2002 में मेंबर यहाँ पर आए थे, ये क्या करेंगे जी? एक पूरा चक्कर अपना कंप्लीट करेंगे और 2008 में इस सीट को खाली करेंगे। और ये जो ऊपर 2004 वाले इंसान थे, ये क्या करेंगे जी? 2010 में इस सीट को खाली करेंगे। यानी एक मेंबर जो है 6 साल के लिए उस गद्दी पर बैठेगा और फिर चला जाएगा। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हर 2 साल में कोई ना कोई गायब हो रहा है। देखो, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010। मान लेते हैं सन 2000 में यहाँ पर्सन ए बैठा हुआ था, पर्सन बी और पर्सन सी। पर्सन ए 2000 में ही आया, ये 1998 में आए थे और ये 1996 में आए थे। जब 2002 आएगा तो इस इंसान का यहाँ पे टर्न पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये 6 साल के लिए बैठ सकते हैं, और ये चले जाएंगे और यहाँ पर कोई आके डी बैठ जाएगा। यानी अब यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर डी बैठेंगे। जब 2004 आएगा दोस्तों तो ये वाले इंसान का टर्न पूरा हो जाएगा, तो ये 2004 तक बैठेंगे और ये इंसान चला गया, अब यहाँ पर आके ई बैठ गया, अब यहाँ ए, ई और डी बैठेंगे। ऐसे ही जब 2006 आया तो इस ए वाले इंसान का टर्न पूरा हो गया, अब यहाँ पर कोई और मान लेते हैं एफ आके बैठ गया, एफ ई डी। उसके बाद फिर से, क्योंकि ये डी जो है 2002 में आए थे, तो 2008 में इनका टर्न पूरा हो गया, तो ये भी चलेगा, और यहाँ पर कोई के इंसान आके बैठ गया, एफ ई के, इस तरीके का हो गया। आप समझ पा रहे हैं? यानी फॉर अ पर्सन इट इज 6 years, फॉर राज्यसभा इट इज नेवर, बट फॉर एवरी 2 years 1/3 ऑफ द मेंबर्स विल गो। जैसे कि हर 2 साल में, ये पहले 2 साल का जो ब्रैकेट यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो, इसमें 1/3 ऑफ द मेंबर, टोटल 3 में से 1 गया। अगले 2 साल में 3 में से 1 मेंबर, देखो ये वाला गया। अगले 3 साल में 3 में से 1 मेंबर, देखो ये वाला गया। अगले 3 साल में 1 मेंबर, देखो ये वाला गया। ये वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप आप बात को समझ पाए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर आपसे भर भर के पूछता है जी बताओ एक मेंबर कब तक बैठता है, लोकसभा, ये राज्यसभा कब तक चलती है। ये सब चीजें आपको आई होप समझ आ गई होंगी। समझ आ गई है तो एक बार आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं। डाउट्स आप लोग बड़ी मेहनत से भेज रहे हैं, बट आज मैं आपको उदास करके भेजूंगा, हो सकता है मैं सारे डाउट्स ना ले पाऊं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू। अभी चीजें स्मूथ नहीं चल रही है, फिर भी आई विल ट्राई टू टेक द डाउट्स, बाकी देखते हैं। पिंटू जी का जो सवाल है बिल्कुल जेन्युइन है कि सर पहली बार क्या हुआ होगा। पहली बार चिट सिस्टम हुआ था, जैसे अपन करते थे ना जी, पहली डैन कौन बनेगा, पुग्गी करते थे कि जो अलग वो जीता या जो अलग वो हारा। ऐसे ही चिट सिस्टम करा गया था पहली बार, उसके बाद ये साइकिल चालू हो गई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस क्लास को मैं कंक्लूड करता हूँ। गेस प्रूव्स ऐसा कोई कंडीशन नहीं डाली गई है। यहाँ पर इस क्लास को दोस्तों मैं कंक्लूड करता हूँ। मैंने आपको इस क्लास के अंदर प्रेसिडेंट के बारे में जो पहले पढ़ाया था, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाया था, उसके आगे कंटिन्यूएशन दिया है। लोकसभा के बारे में काफी कुछ बेसिक और राज्यसभा के बारे में काफी सारे बेसिक्स मैंने आपको कवर कराए हैं। करीब करीब जो टाइम है वो हो गया है 11:30, और ये वाली क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अच्छी बात यह है कि आज की क्लास स्मूथली चल गई है, और आप अपने बिहेवियर में भी शायद आप चेंज महसूस कर पा रहे होंगे, जो 10 से 10:30 के बीच में था और जो 11 से 11:30 के बीच में है ना। तो ये कंटिन्यू रखिए। परेशान होने के लिए जो है सुबह नहीं उठते हैं हम लोग, हम उठते हैं कुछ नया सीखने के लिए। अगर नहीं सीख पा रहे एक तरीके तो दूसरे तरीके पे जाइए, दूसरे से नहीं तो तीसरे पे जाइए। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आने वाली क्लासेस में सब चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आप चिंता ना करें। और
मिलते हैं आप सबसे आने वाली क्लास में। कल आपकी कोई भी क्लास नहीं है, ठीक है। परसों आपकी क्लास है, परसों शाम को आपकी एक 7 से 9 मैंने क्लास रखी है और एक रखी है 10 से 12। कल वाली एक्चुअली रात को 10 से 12 वाली क्लास में लेना नहीं चाह रहा था, थोड़ा फेस्टिवल वगैरह है ना। तो वो वाली क्लास मैंने परसों जो है शाम को 7 बजे रखवा दी है। थोड़ा सा कल शाम को मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लूंगा, आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी का इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। मिलते हैं आप सबसे आने वाली क्लास में। देखिए मिलना चाहिए हितेश जी, मैंने खुद जाकर चेक नहीं करा, बट आई थिंक आई एम काइंड ऑफ श्योर मिलना ही चाहिए। चेक करिएगा, ना मिले तो आप जो है मुझे बताइएगा, ठीक है जी। पीडीएफ का इशू है, ये भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। चलिए, आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। अब मैं आपके डाउट्स जो है यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, जो जाना चाहे जा सकता है। अब वैसे भी लंबा गैप आपको दिखेगा मेरे बोलने और आपके सुनने में, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये क्लास यहाँ पे कंक्लूड हो गई है फॉर रिकॉर्ड। जो जाना चाहे जा सकता है। अब मैं बच्चों के सिर्फ डाउट्स लूंगा और उसके बाद आपको फ्री कर दूंगा, ठीक है जी। तो जो जाना चाहे जा सकता है। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस। चलिए जी, शुरू करते हैं सिलसिला आपके डाउट्स को क्लियर करने का। ठीक है देव, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस पे अमल किया जाए। देखिए अभी क्या है, पहले मैंने सोचा था ज्योग्राफी इस मंथ में ले आऊंगा, बट अब मैं पॉलिटी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करके पहले पॉलिटी पूरा करा रहा हूँ और उसके बाद बाकी चीजें जो है प्लान करूंगा। रिकॉर्डेड कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कोर्सेज हैं रिकॉर्डेड वाले पे। ये मत सोचिए पुराने हैं तो बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रिकॉर्डेड लगाना स्टार्ट कीजिए, बाकी जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। आप अभी के लिए वेट मत कीजिए, रिकॉर्डेड कोर्स लगाइए। सागर जी, आपकी बात मैं पूरे तरीके मानता हूँ और मैं कोशिश करूंगा वो क्लासेस जो है मैं थोड़ी छोटी ले लूं, बट अभी के लिए 2 ही क्लासेस रखी गई हैं बिकॉज कल मैं आपकी क्लास नहीं ले रहा। आप ऐसा कर सकते हैं, जितना देख पाए देख लीजिएगा, बाकी अगली बार देख लीजिएगा। यस रक्षा। इकोनॉमिक्स का कोर्स मनीष मेरा ऑलरेडी है। आप प्रतियोगिता मंत्रा पे जाएंगे, वहां पर आप कंप्लीटेड में जाएंगे, प्लस पे जाना है, वहां पर आपको इकोनॉमिक्स का जो लेटेस्ट कोर्स मिले आप उसे लगा सकते हैं। आज आप लोग देख भी पा रहे होंगे मैं कैसे डाउट्स लेता हूँ, है ना। काफी बच्चों को लगता होगा कि सर जो है सिलेक्टिव डाउट्स लेते हैं या सर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। आज तो आप लाइव देख पा रहे होंगे बिकॉज स्क्रीन शेयरिंग चल रही है कि सर का डाउट लेने का तरीका क्या है। मैं ना नाम पढ़ता हूँ ना कुछ, ना इतना टाइम होता है, सीधा बटन दबाया, स्क्रीन पे खोला, एड्रेस करा। तो मैं इतना नहीं देखता किसका क्या कैसा डाउट है, मुझे भी तभी दिखता है जब आपको दिखता है। गुड नाइट। हो ये तो बहुत ज्यादा है। आप सही कह रहे हैं, दिस इज लाइक टू मच। होपफुली द टेक्निकल टीम विल सॉर्ट दिस आउट बिकॉज सी फॉर मोबाइल यूजर्स इट्स लाइक 1 GB। 1.5 में आधा जीबी वैसे भी जनरली लगी जाता है, पूरा दिन इंसान बैठेगा तो थोड़ा बहुत तो फोन चलाएगा ही। तो 1000 MB में जो है अगर चीजें चलानी है तो थोड़ा सा मतलब पर क्लास डेटा कम ही होना चाहिए। आपने प्रद्युमन जो कहा है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने भी सुने हैं। और देखिए जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत नहीं है, बट हमें ये भी समझना होगा नंबर ऑफ केसेस आर वे टू हाई। और कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती, और अल्टीमेटली वी नीड टू बिलीव इन द लॉ, बिलीव इन द थिंग्स, तो वही करते चलते हैं। कभी कभार कानून सही फैसला लेट लेता है, बट बाकी बार क्या, बाकी बार सही फैसले भी लिए जाते हैं। तो देखिए अल्टीमेटली इंसान ही चला रहे हैं, कानून भी जो है वो भी इंसान ही चला रहे हैं, कोर्ट्स में भी जो जज साहब हैं वो भी इंसान ही हैं, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल सिस्टम पहले से बेहतर हो जाए तो और अच्छा रहेगा, बट चीज़ें चल रही हैं। देखिए बहुत बड़ा देश है, हमें ये भी समझना पड़ेगा। बाकी हैविंग सेड दैट, इसका ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हाँ भाई ये सब जो हो रहा है डेफिनेटली गलत है और इस पर काम होना चाहिए, बट अगेन क्या कर सकते हैं, समय लगेगा। Read that out,
अगर आप क्लास में हैं तो आप अगर बताना चाहें कहाँ पर आपको जॉब मिली थी पीएसए वाली। देखिए कंफ्यूजन तो कुछ नहीं है जिंदगी में, याद रखिए जब आपने फैसला ले लिया तो ले लिया ना। ये मैंने देखा बहुत लोग क्या करते हैं, फंसते हैं इस बात में, मे बी बिकॉज यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सी, यू टेक अ कॉल, यू टेक अ डिसीजन एंड यू स्टैंड बाय इट, बस। जो भी सोचना है, कंफ्यूजन है, वो सब होनी चाहिए फैसले से पहले। जब आपने फैसला ले लिया तो वो आपका है, अब वो आपके जीवन का हिस्सा है। आपको लगता है कि आपने सही करा, ऑब्वियसली तभी आपने वो करा, तो बस बात खत्म। ठीक है जी, अब ज्यादा मत सोचिए आप। ठीक है, गुजरात दिल्ली काफी दूर दूर है, अब आप इस चीज को जाने दीजिए घर वाले क्या सोच रहे हैं, दिस दैट ये सब, मतलब काश में जीवन अपना नहीं बिताना, जो काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, नहीं। अपना फैसला लिया, बस उस फैसले पे खड़े रहो और बस अपनी तैयारी में लगो। ठीक है, जो हो गया उसे जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर से दूर रह के थोड़ा बहुत कमा लेते, आधे से ज्यादा उसमें खर्च कर देते, थोड़े बहुत पैसे बचते, तो मॉनेटरी लॉस बहुत बड़ा ऐसा लॉस नहीं हो गया है। वो बात अलग है कि हाँ, कि लगता है कि भाई एक जॉब मिल गई तो कॉन्फिडेंस आ गया, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे डेफिनेटली एक जॉब हो तो बेटर रहता है, बट अपने फैसले देखिए, सबका जीवन में अलग अलग फैसला है, जो फैसला ले लिया उस पर खड़े रहिए। अब आ जाते हैं आपके ऊपर वाले सवाल पे कि क्या वो बेटर रहेगा। ये जो मैंने आपको पीडीएफ बताई है, हाँ, बट इसके अंदर क्या है, कुछ कोर्सेज मैं आपको दोबारा भी दे चुका, जैसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज फॉर एसएससी एग्जाम्स में मान लेते हैं हिस्ट्री है, और उसके बाद अगर मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ा रखा तो बाद वाली कर लो, बस इतना सा ध्यान देना है अपने को। और हिस्ट्री के अलावा एक आध और कोई कोर्स मैंने दिया होगा, जैसे अभी पॉलिटी चल रहा है ये दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हिस्ट्री वगैरह आप बाद वाला कर लो, बाकी सब पहले का करके खत्म करो। देखिए विश्वास मानिए, कोई सुखी नहीं है। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो भी परेशान है, जो नहीं कर रहे हैं वो भी परेशान है, जो प्राइवेट कर रहे हैं वो भी परेशान है, सब परेशान है। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन्हें लगता था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम ऐसा बहुत पावर होगी, ये वो सब चीज़ें ऐसी नहीं है, इतना फैंसी नहीं है सब कुछ। वो बात अलग है कि आपको यूट्यूब पे या इन जनरल ऐसा बताया जाता है, दिखाया जाता है, वैसा नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ चीज़ें, मैं आपको भी शॉर्ट में बस यही कह सकता हूँ, मैं अपने बारे में कभी ज़्यादा कुछ बताता नहीं हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो रेलिवेंट नहीं है। मैं चीज़ों को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ चीज़ों को, बाहर से भी मैंने देखा है सरकार को, और उसके साथ जुड़ के भी देखा है, मैं समझता हूँ चीज़ें कैसे चलती हैं। तो अपने फैसले पे बस टिके रहिए और अपनी तैयारी कीजिए। ये मत सोचिए जॉब लग जाती तो मैं बहुत सुखी होता, जॉब नहीं लगी तो मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी लग गई वो भी दुखी है, जिसकी नहीं लगी वो भी दुखी है। सीएसएस वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं, एमईए वाले भी परेशान है, इनकम टैक्स, जीएसटी, सब परेशान है, क्योंकि जॉब से खुशी नहीं मिलती। जॉब इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बस। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आप जॉब करते हैं क्योंकि आपको पैसे चाहिए, क्योंकि आपको बस जिंदगी जीनी है और बाकी खुशी ऑफिस के बाहर है, उस दिन आप खुश रहेंगे। चीजें बहुत अलग हैं जीवन में, हाँ ये बात डेफिनेट है कि सरकारी नौकरी एक बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया पैकेज है, बट ये इसका मतलब नहीं कि वो नहीं तो कुछ नहीं और वो है तो सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। पायल जी, एक ही चीज करनी है, मैथ्स के पीछे पड़ जाइए, दिन रात मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए, एक ही वीडियो को चार चार दस दस बार देखिए, पॉज करिए, सोचिए कि कोई इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है, एजुकेटर जो आपके सामने बात कह रहा है वो ऐसा क्यों बोल रहा है, मतलब सीखना ही है। जब तक आप बीच बीच में छोड़ते रहेंगे, बीच में आप फोन चला लेंगे, थोड़ा सा इधर उधर चले जाएंगे, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। उम्मीद है विशु जी जल्दी ही ये सब ठीक हो जाएगा, मेरे कंट्रोल में देखिए ये सब नहीं है। प्रद्युमन जी, ये सब अन अकेडमी की टेक्निकल टीम के हाथ में, आप उन्हें मैसेज करिए। उदित जी, अगेन सेम आंसर फॉर यू, आई होप आप लोग ये समझ रहे हैं कि चीजें मेरे, मैं यहाँ से वो सब नहीं कर सकता है ना। तो ये आपको एक बार अन अकेडमी को, कंसर्न टीम को ही ये रेफर करना होगा। बहुत बहुत मुबारक हो जी, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारक, उत्कर्ष जी, मेहनत ऐसे ही आप करते रहिए, और आगे अगर आपका और मन है, अगर आपको लगता है आप और कर सकते हैं, आपके पास उम्र है, तो डेफिनेटली एक बार दोबारा पेपर देके और बड़ी पोस्ट लीजिए। डॉक्टर जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ आने वाले दिनों में आपकी क्लासेस में ऑलमोस्ट डेली लूँ, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, क्या सवाल है, और भी हो सकता है कोई सवाल हो आपका। आज आप देख रहे होंगे कि डाउट खोलने में मुझे उतना ही टाइम लगता है जितना वो स्क्रीन पे घूमता है। शायद आप लोग पता नहीं वो इंटरफेस देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे जो मेरे पार्ट पे। मैं बस बटन दबाता हूँ, मैं नाम नहीं पढ़ता, डाउट नहीं पढ़ता, कुछ नहीं पढ़ता, मैं बस सीधा डाउट स्क्रीन पे खोलता हूँ। कई लोगों को लगता है ना सर ने मेरा डाउट छोड़ दिया, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर कनकेव तो निगेटिव होगा ना, एक्चुअली मेरे ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन एक्सेस फॉर कनकेव रेडियस 32, ठीक है, हाँ निगेटिव होगा बिल्कुल। मैं एक बार पूरा दोबारा समझाता हूँ, देखिए ये चलता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लस प्लस माइनस माइनस। वो कह रहे हैं जी कनकेव है तो बिल्कुल एफ जो है वो होगा -16। यहां तक बात बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या गिवन है क्वेश्चन में,
एक्चुअली इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ कनकेव मिरर लार्जर है। अब देखिए लार्जर है तो डेफिनेटली सेम साइड पे ही बनी होगी। लार्जर इसी एक बार पढ़ लेते हैं ना। एक्चुअली इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाँ सही है ना, क्या दिक्कत है, इधर से ही समझाता हूँ मेरी इतनी। अच्छा यहाँ कह रहे हो क्या माइनस होना चाहिए? जी हाँ माइनस होगा। यहाँ मैंने माइनस लगाया भी है, वो हो सकता है जल्दबाजी में मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस आएगा। जी हाँ बिल्कुल आएगा। क्लास में बोलने लगता है रिकॉर्डिंग में। पता नहीं प्रद्युमन, देखिए इसमें क्या है ना, नाम एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब आप अपना नाम सुनते रहते हैं, जब आप अपने आपकी बातों के जवाब आते रहते हैं, तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है ना। तो मे बी लाइव क्लास में वो एक फीलिंग हो कि जब आपने कुछ पूछा, जैसे कि आपने अभी ये डाउट पूछा, इसका जवाब आपको मिल रहा है, तो एक वो कनेक्शन बना रहता है। बिल्कुल सही करा आपने कबीर। आप ज्यादा चिंता ना करें, जो हो गया सो हो गया। कबीर जी जिसकी डेट बाद की है वो वाला लगा लीजिए। 324 334 वाला। वैसे वो इस फाइल में होगा, आप इसे देख सकते हो। इसका आंसर मनीष जी मैंने ऑलरेडी वैसे दे दिया है। अभी आने वाले समय में मैंने प्लान नहीं करा इकोनॉमिक्स का कुछ, आप पिछला वाला रिकॉर्डेड लगा लीजिए, काफी फायदेमंद है। अगर आप थ्योरी की बात कर रहे हैं प्रियांशी जी, तो आप एक काम कर लीजिए। आप प्रतियोगिता आपको एक मैंने पीडीएफ दी है, अधिकतर कोर्सेज में आपको मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट कोर्सेज फॉर एसएससी एग्जाम्स के नाम की। आप पिछले किसी भी आप क्या करिए, प्रतियोगिता मंत्रा पे जाइए, प्लस पे जाइए, कंप्लीटेड में जाइए। जो कंप्लीट हो चुके हैं कोर्स, उसकी उसके अपडेट सेक्शन में जाएंगे ना, वहां पर आपको किसी ना किसी कोर्स में ये इस नाम की मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट कोर्सेज फॉर एसएससी एग्जाम्स नाम की। उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो कोर्सेज हैं आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ शाम कोई है ही नहीं मेरे दोस्त, ये तो मैं सब अपने हाथ से लिख देता हूँ, सब मेरे हाथ की कलाकारी है ये। बाकी जब समय आएगा जो पीडीएफ अपडेट में देने वाली होगी वो भी दूंगा, आप चिंता ना करें। आप कुछ रिकॉर्डेड लगाइए जो आप अभी लगाना चाहें, कुछ आप वेट कर लीजिए, जैसे अभी के लिए तो जो चल रहा है वो पॉलिटी है। बाकी अगर आप कोई और लगाना चाहें वो आप जो है लगा सकते हैं साथ में। मे बी अंकुश कुछ, आप सही कह रहे हैं, मे बी अन अकेडमी के साथ इशू होगा, 340 तो बहुत है, तो मेरी गाड़ी भी नहीं चल पाती। देखिए ये सवाल को मैं थोड़ा बता देता हूँ कि आप ऐसे मत सोचिए चीज़ों को। विद इन हाउ मेनी मंथ्स एट द अर्लीस्ट, इसका कोई ऐसा आंसर नहीं है मेरे दोस्त, एट द अर्लीस्ट पूरा करना है। और व्हेन शुड आई बिगिन विद मॉक्स, एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाए, सब आप रिवाइज कर ले तब, ठीक है। और आप वैसे अगर दिमाग में फिर भी कोई महीने का टारगेट लेके चलना है तो अप्रैल मई तक आप चीज़ों को पूरा कर दीजिए। मई के आसपास तक आप पैक कर देंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, मतलब मतलब वही है ना कि ये पर्सन टू पर्सन है कि आप जितनी जल्दी निपटाएं उतना अच्छा है। मैथ्स में एडवांस क्वेश्चन बाकी है, रीजनिंग इंग्लिश कंप्लीट का सर, मैथ्स में एडवांस क्वेश्चन बाकी है। करंट अफेयर्स के लिए आप चाहें तो मंथली मैगजीन्स रीड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्वार्टरली मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, या किसी एजुकेटर की क्लासेस, जैसे कि शुभम सर अभी जो आपको क्लासेस दे रहे हैं, वो मैं देख रहा था, उन्होंने टॉपिक वाइज आपको क्लासेस दी हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। कि जैसे रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की उनकी क्लास थी मेरा ख्याल, ये आज 5 बजे थी मेरा ख्याल, है ना। उस तरीके टॉपिक वाइज आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। और इसके अलावा देखिए मैथ्स जो पोर्शन बचा है उसे पूरा करिए। जीके की प्रिपरेशन कैसे करें का आंसर सिंपल है जी, एक बार थ्योरी कोर्सेज अच्छे से लगाइए, और स्पेशल क्लास में आके मुझसे प्रैक्टिस कीजिए, या फिर प्रीवियस ईयर की खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी। प्रवीण जी अच्छे से थ्योरी पढ़िए, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर की खुद कर लीजिए या किसी एजुकेटर से कर लीजिए। इतना काफ़ी रहेगा। देखिए टाइम टेबल बता दो सब अभी तो विक्रम, मेरी ये बहुत अच्छा करा आपने सारे आर्टिकल याद कर लिए है। टाइम टेबल अभी मेरी दो ही क्लासेस चल रही हैं, एक चल रही है 8 बजे, एक चल रही है रात को 10 बजे, ये पॉलिटी की है।
और ये स्पेशल क्लास है जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस की, सिर्फ इतना सही चल रहा है मेरे पार्ट पे। यही टाइम टेबल, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपका टाइम टेबल बना दूं, तो ये मैं नहीं करूंगा, बिकॉज हर बच्चे का अपना अपना पढ़ने का तरीका है। आप अपना बनाइए प्लान और वो मुझे भेजिए। अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, मैं उसमें इंप्रूवमेंट बता सकता हूँ, बट मैं बैठ के प्लान नहीं बना सकता, बिकॉज कुछ बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं, कुछ रात को लेट तक पढ़ते हैं, कुछ वर्किंग है, कुछ नॉन वर्किंग है। तो ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। पॉलिटी का कितना लेक्चर होने वाले हैं, आप मान के चलिए करीब 10 के आसपास मनीष जी मान सकते हैं लेक्चर होंगे। अभी एक रफ आइडिया बस मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि आपने अभी पूछा है, करीब करीब 10। ठीक है, कोशिश है इस महीने में पॉलिटी आपकी पैक में करा दूंगा। ठीक है, आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास में यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखिए। मिलते हैं आप सभी से परसों शाम 7 बजे, बाकी डाउट्स वहीं पे लूंगा। थैंक